इस कहानी की शुरुआत में हमें मिराई नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से तंग होकर अपने कॉलेज के लास्ट डे पर सुसाइड करने के लिए छत से कूद जाता है। और जब वो जमीन से टकराने ही वाला था और अपनी जिंदगी से फ्री ही होने वाला था कि तभी एक एंजल वहां पर आकर उसकी जान बचा लेती है। वो अपना नाम नेसी बताती है। एंजल को अचानक देखकर पहले तो मिराई को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, लेकिन नेसे उसे भरोसा कराती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और जब मिराई को भरोसा हो जाता है तो एंजल उससे पूछती है कि वो मरना क्यों चाहता है। तो मिराई उसे अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स बहुत पहले इस दुनिया से गुजर चुके हैं और तब से वो अपने अंकल आंट के साथ रहता था, लेकिन उन लोगों ने उसे अपने घर में एक नौकर की तरह रखा। वो लोग उससे टॉयलेट साफ करवाते और बर्तन साफ करवाते और कभी कभी जब उन्हें किसी बात पर गुस्सा आता तो वो लोग उसे मारते भी और हर रात उसे एक छोटे से कमरे में जानवरों की तरह बंद करके रखते थे वो। लेकिन अब वो इन सब चीजों को और नहीं सहन कर सकता, इसीलिए वो अपनी जान के साथ साथ अपनी सारी दिक्कतों को भी खत्म करना चाहता है। नेसी उसे लेकर एक बिल्डिंग के छत पर ले जाती है जहां वो बताती है कि वो एक स्पेशल एंजल है जो मिराई की कोई भी विश को पूरी कर सकती है। लेकिन मिराई के पास ऐसी कोई भी विश नहीं थी, इसीलिए नेसी उसे सामने से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे विंग्स भी दे सकती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ गुलामी में निकाली है, इसलिए ये अच्छा गिफ्ट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ उसको कभी कोई प्यार करने वाला भी नहीं मिला, इसलिए वो मिराई को एक ऐसा एरो दे सकती है जिसे किसी के ऊपर चलाने से वो व्यक्ति उससे प्यार करने लगेगा। मिराई ये दोनों चीजें सुनने के बाद कहता है कि उसे दोनों ही चीजें चाहिए। नेसी मिराई की तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो ले लो। नेसी मिराई की गर्दन और हाथों पर एक रिंग लगा देती है जिससे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसके पास नेसी जैसी कोई एंजल होगी। लेकिन मिराई को अपने अंदर कोई स्पेशल पावर फील नहीं होती। नेसी मिराई को उसके विंग्स ओपन करने को बोलती है और मिराई कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके विंग्स खुल जाती है। मिराई शौक होकर उन्हें देखने लगा था कि तभी उसकी विंग्स उसे लेकर आसमान में उड़ने लगती है। शुरुआत में मिराई के लिए विंग्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो उन्हें कंट्रोल करना सीख लेता है वो आसमान में काफी दूर तक उड़ता है। उड़ते उड़ते उसे रात हो चुकी थी, लेकिन मिराई के दिमाग में अपने पास्ट की मेमोरीज आती है जिन्हें याद करते हुए वो एक टावर के ऊपर बैठ गया था। मिराई को अपनी बचपन की दोस्त की याद आती है जिसके साथ वो बहुत खेला करता था। तभी नेसी वहां पर आती है जो मिराई को देखकर उसे बताती है कि अगर मिराई उस लड़की को अपना बनाना चाहता है तो वो अपने लव एरो का यूज कर सकता है। उसकी बातें सुनकर मिराई कहता है कि तुम एंजल होकर डेविल जैसी बातें क्यों कर रही हो। तभी नेसे उसे बताती है कि इस दुनिया में डेविल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो लोग दिल से बहुत बुरे होते हैं असल में वही डेविल है। मिराई उसकी बातें समझ नहीं पाता तो नेसी उसे बताती है कि जैसे उसके अंकल आंट भी एक डेविल ही है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मिराई के पेरेंट्स को भी मारा है। ये सुनकर मिराई बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि आज तक जिन लोगों के घर में नौकर बनकर उनके सारे काम वो कर रहा था वही उसके पेरेंट्स के गुनहगार हैं। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए नेसी मिराई को अपने लव एरो का यूज करने को कहता है। मिराई तुरंत उड़कर घर पहुंचता है जहां उसकी आंट उसे देखते ही ऑर्डर देना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार मिराई उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने लव एरो का इस्तेमाल करता है। एरो के इस्तेमाल से उसकी आंट मिराई के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन मिराई उससे खुद से दूर करता और उससे अपने पेरेंट्स के किलर के बारे में पूछता है। उसकी आंट रोते हुए कहती है कि ये सब उसके अंकल ने मिराई के डैड की सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया था। तभी उसके अंकल भी रूम में एंटर करते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी आंट आगे बताती है कि जिस कार एक्सीडेंट में मिराई के डैड मरे थे वो उसके अंकल ने ही प्लान किया था और मिराई को उन्होंने इसीलिए जिंदा रखा था ताकि बाद में इंश्योरेंस के पैसे भी वो खुद ही रख सके। अब यहाँ पर मिराई के दिमाग में वो काला दिन आता है जब उसने सभी अपनों को खो दिया। उसके पेरेंट्स उस दिन उसके छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, लेकिन मिराई अपना एक प्रोजेक्ट घर पर भूल गया था जिसे लेने के लिए वो नीचे उतरता है और जैसे ही उसके डैड कार स्टार्ट करते हैं एक ब्लास्ट के साथ वो अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। अब वर्तमान में मिराई के अंकल उसकी आंट को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वो खुद तो चुप नहीं होती, लेकिन साथ ही एक नाइफ से उसके अंकल पर अटैक कर देती है। मिराई देखता है कि किसी की लाइफ एंड होना कितना आसान है, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की एक मेमोरी याद आती है जहां वो बताती है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और अगर वो कभी खुश ना हो तो उसे रीजन ढूंढने चाहिए खुश रहने के लिए, ना कि कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए। ये याद करके मिराई बहुत इमोशनल हो जाता है और नेसी को देखकर कहता है कि वो जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है। नेसी भी अपने विंग्स को ओपन करके एक प्योर एंजल की तरह उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि ऐसा जरूर होगा और इसमें उसकी हेल्प करेगी नेसी, तुम्हारी पर्सनल गार्डियन एंजल।
कुछ दिनों के बाद मिराई एक होटल में था जहाँ रहने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन उसने रेड एरो का यूज करके होटल स्टाफ को अपने वश में कर लिया है। लेकिन ऐसा करके उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही थी और अगर उसे अपनी बाकी की जिंदगी पीसफुल बितानी है तो उसे एक जॉब चाहिए होगी। नेसी मिराई को एडवाइस करती है कि वो व्हाइट एरो का यूज करे जिसकी मदद से वो किसी को भी आराम से मार सकता है। ये एबिलिटीज देखकर मिराई थोड़ा हैरान था, इसलिए नेसी उससे सारी कहानियां समझाती है। वो कहती है कि गॉड ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को बेहतर बनाने में लगा दी, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी सोल चाहिए जो आगे गॉड की जिम्मेदारियों को संभाल सके, जिसके लिए उन्होंने 13 एंजल को बनाया है जिनका काम है ऐसे ही किसी ह्यूमन को ढूंढना जिसमें गॉड बनने वाली एबिलिटीज हो। और उन सभी एंजल्स के पास 999 डेज की टाइम लिमिट है, इसीलिए वो सभी अलग अलग जगहों में जाकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद मिराई टीवी ऑन करता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसके पास भी एंजल थी और उसने अपने लव एरोज का यूज करके 5 लड़कियों को अपने वश में कर लिया है। ये देखकर मिराई के मन में सवाल आता है कि क्या इस एरो से बचने का कोई रास्ता नहीं है। नेसी उसे एरोज के रूल्स बताती है कि अगर कोई इन एरोज से बचता है तो उसे अपने विंग्स का यूज करके एरो की स्पीड से भी जल्दी वहाँ से उड़ना होगा। साथ ही एरो का इफेक्ट सिर्फ 33 डेज तक ही रहेगा और वो सिर्फ 14 एरोज ही यूज कर सकते हैं। तभी किसी पार्किंग में उसी टीवी वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कार में 5 लड़कियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी कार का डोर ओपन करके वहाँ एक आदमी पावर रेंजर वाला सूट पहन कर आता है और उस आदमी पर व्हाइट एरोज से अटैक करके उसे मार देता है। साथ ही वो उसके रेड एरोज को लेकर वहाँ से उड़ भी गया था। अगले दिन मिराई ये न्यूज पढ़ता है कि वो टीवी वाला बंदा मर चुका है और उसकी बॉडी को उसका एंजल हेवन लेकर चला जाता है। नेसी मिराई से मिलती है जो उसे कांग्रेचुलेट करती है उसकी कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए और अब वो डिग्री कॉलेज में आ चुका है। लेकिन मिराई को नेसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे नेसी थोड़ी चिढ़ जाती है। तभी मिराई एक न्यूज देखता है कि कुछ गुंडों ने बैंक पर डाका डाला है, लेकिन तभी वहाँ पर वही पावर रेंजर आता है जो सभी पुलिस वालों पर रेड एरोज से अटैक करता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो लोग बाहर ही रुके और वो अंदर जाकर गुंडों को पकड़ेगा। वो अंदर जाने लगता है लेकिन एक गुंडा उसे गेट पर ही मिल जाता है जिस पर रेड एरोज का यूज करने से वो पावर रेंजर को अपना भगवान मान लेता है। तभी दूसरा गुंडा वहाँ पर आकर पावर रेंजर पर अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से उड़ गया था जिसकी वजह से उसकी सारी बुलेट्स उसके ही आदमी को लग जाती है और पावर रेंजर दूसरे गुंडे पर व्हाइट एरोज का यूज करके उसका काम भी तमाम कर देता है। जिसके बाद वो इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैं बाकी सभी 12 एंजल को भी मार दूंगा और उनके एरोज को अपना बना लूंगा जैसे कि वो एक के साथ कर चुका है। उसकी वार्निंग सुनकर मिराई नेसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और शांति से अपने घर आ जाता है। घर पर मिराई नेसी से उसके पावर को वापस लेने को कहता है क्योंकि वो एक पीसफुल जिंदगी चाहता है, ना कि किसी के हाथों मरना चाहता है। लेकिन नेसी कहती है कि ऐसा करने से वो मर जाएगा क्योंकि गॉड ने उन्हें ऐसे लोगों की मदद करने को बोला था जो पहले से मरना चाहते हों और क्योंकि मिराई भी मरना चाहता था इसीलिए नेसी ने उसे बचाया। नेसी मिराई को समझाती है कि स्पेशल रैंक एंजल अपने कैंडिडेट को विंग्स, रेड एरोज और व्हाइट एरोज देते हैं। फर्स्ट रैंक सिर्फ रेड एरोज और विंग्स और सेकेंड लेवल विंग्स और एरो में से कोई एक चीज। इसीलिए जिस आदमी को उन्होंने आज देखा वो शायद एक स्पेशल रैंक कैंडिडेट था। पूरी कहानी समझ लेने के बाद मिराई को और सवाल नहीं पूछना था। अगले दिन उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था, लेकिन नेसी उससे कहती है कि उसे जल्द से जल्द अपनी चाइल्डहुड क्रश पर रेड एरोज का यूज कर लेना चाहिए। लेकिन मिराई कहता है कि वो एरोज का यूज करके अपना प्यार हासिल नहीं करना चाहता। वो स्कूल में एंटर करते हुए आसमान की तरफ देखता है, लेकिन वो पूरी तरह से शॉक हो गया था क्योंकि आसमान में एक एंजल था जो नेसी नहीं थी। लेकिन मिराई ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। लेकिन तभी एंजल अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे मिराई डर जाता है और एंजल कंफर्म करता है कि वो भी एक कैंडिडेट है। मिराई कहता है कि तुम्हारा कैंडिडेट कौन है? एंजल कहता है कि वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। लेकिन जैसे ही मिराई पीछे मुड़ता है तो उस पर कोई रेड एरोज से अटैक करता है। मिराई देखता है कि ये उसी की क्रश साकी है। वैसे तो मिराई साकी से पहले से ही प्यार करता था, लेकिन उस एरो के इफेक्ट से वो कन्फेस भी करने लगता है। साकी मिराई को उसके घर पर आने के लिए इनवाइट करती है और मिराई तुरंत अपने विंग्स का यूज करके उसके घर पर पहुंच गया था। मिराई के थोड़ा वेट करने के बाद साकी और एंजल वहां पर आते हैं, जहां साकी मिराई से पूछती है कि क्या उसके पास व्हाइट एरोज है, जिस पर मिराई उसे सच बता देता है। एंजल साकी को मिराई से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से मिराई ही वो सूट गाय है, लेकिन मिराई बताता है कि वो नहीं है। जिसके बाद एंजल, जिसका नाम रेवेल था, वो साकी से मिराई के साथ बॉन्ड बनाने को बोलता है ताकि मिराई उड़ सके, क्योंकि मिराई के पास सिर्फ रेड एरोज थे। मिराई भी बॉन्ड बनाने के लिए मान जाता और बॉन्ड बनाते ही वो मिराई को आसमान की सैर कराने ले जाता है। मिराई साकी को आसमान से भी ऊपर ले गया था, जहां वो सच्चे दिल से बोलता है कि अगर साकी को कभी भी मिराई की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे बता सकती है। ये सुनकर साकी रोने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे पर्सनल प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है। वापस आने के बाद साकी न्यूज देखती है कि वो सूट गाय 6 बजे अपना इंटरव्यू देने वाला है, जिसे देखकर रिवील बोलता है कि मिराई को जाकर उस सूट गाय को मार देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो साकी को मारने के लिए भी आएगा।
ये सुनते ही मिराई पूरे जोश में वहाँ से उस सूट गाय को अकेले ही मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन नेसी वहाँ पर आकर मिराई को रोकती है। वो उससे कहती है कि रिवेल उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसे भड़का रहा है। नेसी समझाती है कि अगर मिराई सूट गाय को मार देगा तो उसके विंग्स साकी को मिल जाएंगे, और अगर मिराई की मौत हो जाती है तो भी मिराई की विंग्स साकी को ही मिलेगी, जिसमें हर तरफ से फायदा तो साकी का ही होने वाला है। और ये सारा प्लान रिवेल का है, और उसके इसी इविल दिमाग की वजह से वो एक सेकेंड क्लास एंजल है, और नेसी में कोई भी इम्प्योरिटी ना होने की वजह से वो एक स्पेशल क्लास एंजल है। अपने प्लान को ओपन होता देखकर रेवेल भी एक्सेप्ट करता है कि वो यही चाहता था, लेकिन नेसी उसे बताती है कि अगर वो लोग ठंडे दिमाग से काम ले और एक साथ मिलकर काम करे तो वो सूट गाय को हरा सकते हैं। जिसके बाद वो 33 डेज का वेट करते हैं, जब तक कि मिराई के ऊपर से एरोज का इफेक्ट खत्म ना हो जाए। रेवेल ने मिराई को एक चेयर से बांध दिया था, क्योंकि उसे लगता है कि जब मिराई होश में आएगा तो वो काफी गुस्से में होगा, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर रेड एरोज से अटैक किया था। लेकिन जब मिराई होश में आता है तब भी उसके बिहेवियर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। वो अभी भी साकी के साथ नॉर्मल ही था। उस पर से वो खुश भी था कि एरोज के इफेक्ट की वजह से वो अपने मन की अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल पाया। उसे इस बात की खुशी है कि साकी ने उसके ऊपर एरोज चलाया, क्योंकि अगर वो सूट गाय उसके ऊपर चलाता तो शायद वो उसे मार देता। उसकी बातों से साकी भी ब्लश करते हुए कहती है कि ये लास्ट 1 मंथ उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। लेकिन उनके रोमांटिक मोमेंट को खराब करते हुए एक न्यूज आती है कि उसी सूट गाय ने सभी एंजल और कैंडिडेट को बेसबॉल ग्राउंड में बुलाया है ताकि वो एक दूसरे को मार सके। उसकी ऐसी खुली चुनौती को देखकर नेसी और रेवेल के मन में काफी डाउट आते हैं, लेकिन मिराई कहता है कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन छुपकर। अगले दिन मिराई साकी के साथ ग्राउंड में जाता है, जहां पर साकी मिराई को आसमान की तरफ देखने के लिए मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से एंजल उसे नोटिस कर लेंगे। मिराई एक सीट पर बैठकर सूट गाय का वेट कर रहा होता है, और ठीक 3 बजे वो वहां पर आता है, जिसे देखते ही सारी जनता में हलचल मच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां 2 और पावर रेंजर आ चुके हैं, जिनमें से एक बिना टाइम गवाए सूट गाय पर अटैक करता है। लेकिन सूट गाय के पास एक इनविजिबल बैरियर था, जिससे वो एरो से बच गया था। लेकिन ये देखकर वहां सभी को समझ आ जाता है कि ये सभी सूट गाय का ट्रैप है, उन्हें धोखे से मारने के लिए। वो दोनों नए कैंडिडेट सूट गाय पर अटैक करने का कोई तरीका सोच रहे थे कि तभी उनमें से एक को अपने एंट्रेंस एग्जाम का दिन याद आता है, जिसमें वो फेल हो गया था। वो अपने रिजल्ट से पूरी तरह टूट करके एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है जो कहता है कि मैं सेकेंड टाइम फेल हुआ हूँ, लेकिन पहला लड़का कहता है कि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। वो दोनों ही एक साथ सुसाइड करने के लिए ट्रेन के पटरी पर लेट गए थे, लेकिन तभी एंजल वहां पर आकर दोनों की जान बचा लेती है और उन्हें विंग्स और रेड एरोज देती है। अपनी ये न्यू पावर्स देखकर दोनों दोस्त एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो एक साथ गॉड बनेंगे। और अभी वो दोनों उस सूट गाय को ढूंढ रहे थे जो ग्राउंड से गायब हो गया था, लेकिन तभी मॉनिटर स्क्रीन पर वो शो होता है जो कहता है कि वो दोनों उसे नहीं हरा सकते, और जो आदमी सबसे पहले ग्राउंड में आया था वो कोई और है, ना कि सूट गाय खुद। ये सुनते ही दोनों लोग उसके फेक सूट गाय को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एक और लड़की उड़ते हुए आती है जो सबसे कहती है कि वो भी एक कैंडिडेट है, लेकिन वो किसी एक के हाथों नहीं मरना चाहती, इसीलिए कोई उस पर रेड एरोज से अटैक कर दे। और जैसे ही ब्लू गाय उसके ऊपर रेड एरोज से अटैक करने जाता है, सूट गाय वहां पर आकर उस लड़की को अपने वश में कर लेता है और फिर से वहां से टेलीपोर्ट होकर स्क्रीन पर शो होता है। अब ब्लू गाय बाकी सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता है कि इस सूट गाय को हराने के लिए वो लोग एक अलायंस फॉर्म कर ले, वरना सूट गाय सभी को मार देगा। ये सुनने के बाद 2 और पावर रेंजर उसे ज्वाइन करते हैं, जिन पर ब्लू गाय अपने रेड एरोज से अटैक करके उन्हें अपनी साइड ले लेता है। अब सूट गाय के खिलाफ 5 लोग थे, लेकिन मिराई को शक हो रहा था कि कोई बंदा अभी भी झूठ बोल रहा है। तभी स्क्रीन के ऊपर सूट गाय आता है जो बताता है कि मैंने पहले झूठ बोला था, और जो आदमी सबसे पहले ग्राउंड में आया था वही असलियत में रियल सूट मैन है। जैसे ही ब्लू और येलो को ये बात पता चलती है और वो पीछे मुड़ने ही वाले थे कि तभी सूट गाय ब्लू रेंजर पर व्हाइट एरोज से अटैक करता है और येलो वाले पर रेड से। अब मिराई का यहाँ पर दिमाग ही फट जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन सूट गाय खुद ही अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। सबसे पहले तो जो 2 लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं उसके ऊपर किसी भी तरह के एरोज का यूज नहीं हुआ है। उन लोगों ने सूट गाय का साथ सिर्फ पैसों के लिए दिया है, और जिन 2 रेंजर ने बाद में उन्हें ज्वाइन किया है वो मामूली इंसान है, जिन पर उसने रेड एरोज का यूज किया ताकि येलो और ब्लू का ध्यान भटक सके, क्योंकि अब ब्लू रेंजर मर चुका था। अब उसके विंग्स और एरोज भी सूट गाय को मिल जाते हैं, जिसके पास अभी 2 विंग्स और 4 एरोज हैं। सूट गाय यहाँ भी रुकता नहीं, वो माइक उठाकर येलो रेंजर को ऑर्डर देता है कि वो खुद ही अपनी जान ले ले, लेकिन येलो मना कर देता है। लेकिन वो सूट गाय उसके ऊपर अपने व्हाइट एरोज से अटैक करके उसे मार देता है। फिर बारी आती है उस लड़की की जो रोते हुए सूट गाय के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज वो उसे छोड़ दे। सूट गाय उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उस लड़की की एंजल सामने आ जाती है जो उससे रिक्वेस्ट करती है। साथ ही वो उन सभी कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट करती है जो अभी ये मैच देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे।
मिराई को उसकी ये बात दिल में लग जाती है। वो अपने विंग्स निकालने ही वाला था कि नेसी वहां पर आकर उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि ऐसा करने से मिराई की जान को खतरा हो सकता है। मिराई को एडवाइस देने के बाद नेसी खुद ही सूट गाय के पास जाकर उससे कहती है कि अगर उसे किसी कैंडिडेट को मारना है तो उसे जल्दी मार देना, कि उसे इतना तड़पाए। सूट गाय ये सुनते ही अपने एरोज को शूट कर देता और वो लड़की इसी हालत में मर जाती है। नेसी सूट के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ धमकी देते हुए कहती है कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, लेकिन अगर सूट गाय जैसे लोग इस दुनिया में हैं तो सबसे पहले वो उसी को मारना चाहेगी, क्योंकि उसी की वजह से नेसी के दोस्तों को दिक्कत हो रही है। इतना कहकर नेसी वहां से चली जाती है और बाकी दोनों एंजल अपने अपने कैंडिडेट के विंग्स और एरो सूट को देखकर अपने अपने कैंडिडेट की सोल को हेवन ले जाने के लिए रेडी होते हैं। नेसी भी सभी बाकी बचे 8 कैंडिडेट और एंजल को वापस अपने अपने घर जाने को कहती है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो देखकर मिराई और साकी की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। घर वापस आने के बाद साकी बताती है कि सूट गाय सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि बहुत चालाक और बुरा है, लेकिन मिराई कहता है कि इसी वजह से उसका जल्द से जल्द मरना जरूरी है, क्योंकि ना जाने वो अपनी पावर से किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है। साकी आइडिया देती है कि क्यों ना वो बाकी कैंडिडेट के साथ एक अलायंस फॉर्म कर ले, क्योंकि वो बाकी कैंडिडेट भी सूट गाय को मारना ही चाहते होंगे। मिराई कहता है कि लेकिन वो उन्हें ढूंढेंगे कहाँ। तभी उनके विंडो के बाहर एक कैंडिडेट आता है जो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट मेंबर मैं हूँ जो बाहर बारिश में भीग रहा है। उसे यूं अचानक देखकर मिराई तुरंत अपने रेड एरोज एक्टिवेट करता है, लेकिन नेसी उसे रोकते हुए कहती है कि सूट मत करो, क्योंकि ये आदमी सच बोल रहा है और ये एक अच्छा इंसान भी है। वो आदमी अंदर आ जाता और सभी को बताता है कि उसे कैंसर है, जिसकी वजह से वो कभी भी मर सकता है। लेकिन जब वो अपने डेथ के सबसे ज्यादा करीब था तभी वहाँ पर एक एंजल आई। उसे देखकर वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वो मुझे लेने आई है अपने साथ, बट उसका अंदाजा गलत निकला, क्योंकि उस एंजल ने उसे बचाया और बताया कि अगर वो उसका कहना मानेगा तो वो उसे ठीक कर सकती है, और अगर वो जीता तो शायद वो गॉड भी बन जाएगा। और उसने भी अपनी फैमिली के बारे में सोचकर उसे हाँ बोल दिया। पावर्स के मिलते ही सबसे पहले उसने रेड एरोज का यूज करके अमीर लोगों से पैसे लूटे, अपनी फैमिली के खर्चे चलाए, लेकिन इस बात से उसे कभी खुशी नहीं मिला तो सिर्फ गिल्ट। लेकिन जब से उस सूट गाय का शो हुआ है उसने उसकी पावर देखकर खुद पर ही गिव अप कर दिया और दूसरे अच्छे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए 14 लोगों पर रेड एरोज से अटैक करके उन्हें स्टेडियम में बिठा दिया ताकि वो बाकी कैंडिडेट का पता लगा सके। उसमें से एक फोटो में उसने मिराई और साकी की फोटो देखी। उसे पता चला कि वो दोनों अच्छे लोग हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मिराई उसे बताता है कि वो लोग अलायंस जरूर बनाएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब वो आदमी अपने मेडिसिन टाइम पर ले, क्योंकि उसकी फैमिली को उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ सूट गाय को दिखाया जाता है जो कहता है कि रेड एरोज उसके किसी काम की नहीं, लेकिन व्हाइट एरोज बहुत काम की है, और वो उनसे बाकी सभी कैंडिडेट्स को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वहाँ साकी के घर पर वो आदमी अपना नाम ननाटो बताता है और वो अपने एंजल के बारे में बताता है जो कि एंजल ऑफ नॉलेज है। ननाटो उन्हें कुछ कस्टम डिजाइन दिखाता और विंडोज के रास्ते उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक स्कूल में हम सूट गाय को देखते हैं जहाँ पर उसके क्लासमेट उसे कैनेडे बोलते हैं। कैनेडे का दोस्त मिनामी कहता है कि उन्हें अपनी क्रश को देखने जाना चाहिए जो अभी आर्चरी रेंज की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर कैनेडे मिनामी से पूछता है कि अगर वो गॉड बन जाए तो सबसे पहले क्या करेगा। मिनामी बताता है कि वो सारी अगली गर्ल्स को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा, जहाँ पर कैनेडे कहता है कि वो डेड लोगों को जिंदा करने की पावर विश करता है, जिस पर मिनामी कहता है कि शायद वो अपनी बहन की बात कर रहा है। उस शूटिंग रेंज से सभी के चले जाने के बाद कनाडे वहां जाकर अपने एरोज की प्रैक्टिस करता है। वो अपने एरोज की प्रैक्टिस 60 मीटर दूर से कर रहा था, लेकिन उसके एरोज की रेंज सिर्फ 31 मीटर थी, इसीलिए वो एक साथ 2 एरो कंबाइन अटैक करता है, जिससे वो टारगेट को अचीव कर लेता है। कैनेडे वहां से उड़ते हुए एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहां पर उसकी बहन की प्रिजर्व्ड की हुई डेड बॉडी रखी थी। वो वहां पर अपनी बहन को बर्थडे विश करता है। इधर साकी के घर पर सभी टीवी में देखते हैं कि कुछ लोगों का कार से बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, और जिसने ये किया है उसने एक नोट छोड़ा है कि ये सब सूट गाय की बात ना मानने के कारण हुआ है। न्यूज देखने के बाद ननेटो बताता है कि ये सब कैनेडे किसी आम लड़की को अपने विंग्स और एरोज देकर करवा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास 3 विंग्स और 5 एरो हैं। तो जिस किसी से भी वो ये काम करवा रहा है वो सिर्फ 33 दिन तक ही कैनेडे का कहना मानेगी। ननेटो सजेस्ट करता है कि अगर हमें कैनेडे तक पहुंचना है तो इस लड़की को मारना होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सब कैनेडे ने सब प्री प्लान किया हो, इसीलिए हमें उस लड़की को देखते ही मारना होगा, वरना वो हमें ही मार देगी। ये सुनकर मिराई थोड़ा हिचकिचा जाता है। उसका कहना था कि अगर उसे अपने फायदे के लिए किसी बेकसूर को मारना पड़े तो इससे अच्छा वो खुद ही मरना पसंद करेगा।
क्योंकि वो लड़की ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो कनाडा के वश में है। मिराई का सजेशन सुनकर ननाटो उसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाने को कहता है जहां कनाडा ने साकी को पकड़ लिया है और उसके ऊपर व्हाइट एरो से शूट करने वाला है। अगर ऐसे सिचुएशन में मिराई अपने इमोशन से काम लेगा तो साकी को मरना पड़ेगा और सिर्फ यही सोचने से ही मिराई की आत्मा कांप जाती है। जिसके बाद हम कनाडा को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि अगर वो अपनी विश पूरी नहीं भी कर पाता है फिर भी वो अपनी दोस्त मिनामी की विश तो जरूर पूरी कर सकता है। अगले दिन फिर से न्यूज आती है कि उस लड़की मिसूरी ने फिर से आज एक लड़की की जान ले ली है। ये न्यूज देखकर ननाटो अब मिराई और साकी को बताता है कि अब उन्हें इसे खत्म करना ही होगा, जिसके लिए वो अपने गन्स के कलेक्शन में 2 गन्स मिराई और साकी को देता है। लेकिन दोनों का जवाब था कि वो किसी को गन से तो मार ही नहीं सकते क्योंकि शायद वो लोग थोड़े डरपोक और कमजोर हैं। ननाटो उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो मिसूरी को आज मारने जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो सूट गाय भी वहाँ पर आ जाए, इसीलिए ननाटो खुद ही आगे होकर उससे लड़ेगा और मिराई को मौके का फायदा उठाकर सूट गाय को व्हाइट एरोज से शूट करना होगा। लेकिन मिराई कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, इसीलिए वो रेड एरोज का यूज करेगा। इसके बाद मिराई और साकी अपने पावर रेंजर सूट पहनते हैं और अपने मिशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर भी करते हैं। वो दोनों उड़ते हुए मिसूरी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मिसूरी अपने फोन में अभी एनिमे विंग्स की वीडियो ही देख रही थी। लेकिन जैसे ही ननाटो उसके करीब जाता है वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसे देखकर मिराई की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो देखता है कि ननाटो ब्लास्ट के इम्पैक्ट से नीचे गिरा जा रहा है। मिराई अपने फुल स्पीड से ननाटो को पकड़ता है और एक बिल्डिंग पर क्रैश लैंडिंग करता है। मिराई उसका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगा था, लेकिन ननाटो कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, इसीलिए रोना बंद करो। तभी मिराई के पीछे कनाडा आ जाता है जो मिराई को अपने व्हाइट एरोज के निशाने पर रखा था। मिराई आराम से पीछे मुड़ता है लेकिन कनाडा से लड़ने की बजाय उसे जीवन और मौत पर ज्ञान देने लगता है, जिसका कनाडा के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन मिराई सिर्फ कनाडा का टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि तब तक ननाटो थोड़ा रिकवर हो सके। जैसे ही ननाटो थोड़ा उड़ने की हालत में आता है वो दोनों कनाडा की तरफ जाते हैं ताकि वो कनाडा को समझा सके या तो मार सके। लेकिन कनाडा वहाँ पर अपने एंजल को बुला लेता है ताकि वो 2 लोगों के सामने कमजोर ना पड़े। तभी नेसी और बैरेट भी वहाँ पर आ जाते हैं। कनाडा ननाटो के ऊपर अपने व्हाइट एरोज पॉइंट करता है क्योंकि उसके हिसाब से ननाटो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मिराई को तो वो कभी भी आराम से खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ भी कनाडा एक चीप ट्रिक खेलता है। वो कहता है कि उसने टाउन में एक बॉम्ब फिट किया है और अगर ननाटो उससे लड़ने की कोशिश करेगा तो वो पूरे टाउन को उड़ा देगा। ये सुनकर ननाटो खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचता है, लेकिन साथ ही साथ वो मिराई को भी कहता है कि जैसे ही कनाडा मुझे मार दे तुम कनाडा को मार देना। लेकिन मिराई अभी भी डरा हुआ था और किसी को मारने के लिए रेडी नहीं था। वहीं ननाटो कनाडा की तरफ जाता और कनाडा व्हाइट एरोज रिलीज कर देता है, लेकिन मिराई अपने रेड एरोज से उसके एरोज को रोक देता है। लेकिन कनाडा मिराई की स्पीड से भी जल्दी उससे डॉज कर लेता है, लेकिन मिराई रुकता नहीं और कनाडा पर अटैक करता रहता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और उसे डॉज भी। मिराई को लड़ता देखकर ननाटो भी कनाडा के ऊपर पीछे से अटैक करता है। वो अपनी गन से उसके ऊपर एक के बाद एक बुलेट से शूट करता जा रहा था जिससे कनाडा का सूट टूटने लगा था और उसके फेस भी दिखने लगे थे। लेकिन इससे पहले वो दोनों मिलकर उसे मारते वो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मिराई और ननाटो भी वापस जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों फाइट करते हुए इतने ज्यादा थक चुके थे कि जमीन से उठने में भी उन्हें भारी लग रहा था। लेकिन नेसी कहती है कि आज जैसी फाइट उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर मिराई को अपने आप पर ही रोना आ रहा था कि अगर वो आज गुस्से में कनाडा को मार देता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इस पर ननाटो से समझाता है कि अगर कनाडा जैसा कोई गॉड बन गया तो वो लोग उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगले दिन साकी अपनी एक दोस्त के साथ स्कूल जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि मिराई उनका बहुत देर से पीछा कर रहा है। लेकिन साकी कहती है कि वो कुछ भी ना करे क्योंकि उसे मिराई से कोई दिक्कत नहीं है। शाम को साकी के घर पर ननाटो मिराई से कहता है कि वो एक फेस स्केच बनाए कनाडा का, लेकिन मिराई कहता है कि उसे कुछ याद नहीं कि उसका फेस कैसा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि साकी कहती है कि आज रात मिराई को आराम करना चाहिए। उसी रात मिराई सो रहा था लेकिन साकी वहां आकर कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो मिराई को हक करके सोना चाहती है। ये सब नेसी और रेवेल सुन लेते हैं। रेवेल कहता है कि अगर साकी को नींद नहीं आ रही तो साकी रेवेल को हक करके सो सकती है, लेकिन नेसी सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए रेवेल को वहां से ले जाती है। साकी मिराई को बैक साइड से हक कर लेती है लेकिन मिराई कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता। लेकिन फिर वो अपने भारी आवाज के साथ सोते हुए मिराई से अपने फीलिंग कन्फेस करती है। साकी बताती है कि वो बहुत बुरी लड़की है क्योंकि मिराई उसके बचपन का दोस्त था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स गुजर गए तो सारी दुनिया ने ये माना कि मिराई पनौती है, इसीलिए साकी ने भी उससे बात करनी छोड़ दी और बाद में जाकर उसे बहुत गिल्ट भी हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे मौका मिला वो मिराई के पीछे भागी उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन उसने देखा कि तब तक मिराई छत से कूद जाता है। ये देखकर साकी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है।
और कुछ देर के बाद साकी का गिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि मिराई की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है। इसीलिए उसी रात साकी ने अपनी ओशियन में सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी किस्मत थी कि तभी उसे रेवेल मिल गया। लेकिन जब उसने मिराई को पहली बार देखा तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में गिल्ट इतना ज्यादा था कि वो तब भी कुछ कन्फेस नहीं कर पाई और ना शायद कभी कर पाएगी। इतना सुनने के बाद मिराई साकी को एकदम से उठाता है और विंडो के बाहर ले जाकर काफी ऊंची जगह से गिरा देता है, लेकिन फिर पकड़ भी लेता है। वो साकी से कहता है कि अगर साकी मिराई के लिए मरना ही चाहती है तो वो अभी भी मर सकती है। ये कहकर वो साकी को फिर से छोड़ देता है, लेकिन इस बार साकी मिराई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो उसके लिए मरना नहीं चाहती, बल्कि जिंदा रहकर मिराई के साथ एक फैमिली शुरू करना चाहती है। इतना कहते ही उन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है, जिसे देखकर साकी बहुत रोने लगती है। वो दोनों एक छत के ऊपर उतरते हैं, जहाँ साकी अच्छे से रोने के बाद मिराई से कहती है कि उसे जल्दी से जल्दी ये सब खत्म करके उससे शादी करनी है। मिराई भी उसकी बात मानकर कहता है कि वो भी अपनी बचपन की दोस्त से शादी करने के लिए तैयार है। अगले दिन नेनेटो मिराई को बताता है कि वो कैनेडे को पकड़ने के काफी करीब है, लेकिन साकी कहती है कि अब वो भी कैनेडे को हराने में उनकी मदद करना चाहती है, जिसके लिए वो बैरेट से पूछती है कि वो विंग्स को कैसे हासिल कर सकती है। तो बैरेट बताती है कि इसके लिए किसी एक कैंडिडेट को उसे मारना होगा, और जब ऐसा होगा तो अपने आप ही साकी को विंग्स मिल जाएंगी। साकी कहती है कि सिर्फ अपने विंग्स के लिए वो किसी मासूम को नहीं मार सकती, इससे अच्छा तो ये होगा कि वो कैनेडे को ही मार दे, क्योंकि उस जैसा आदमी विंग्स डिजर्व नहीं करता। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर नेनेटो मिराई से पूछता है कि रात को उसने साकी के साथ क्या किया कि वो आज इतने जोश में है, लेकिन मिराई ब्लश करते हुए कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी रेवेल वहां पर आकर कहता है कि एक रास्ता और है विंग्स लाने का, और वो ये है कि रेवेल अपनी रैंक को इंक्रीज कर ले, जो कि उसे नहीं पता कि कैसे करनी है। इसीलिए बैरेट उसे बताती है कि ऐसा करने के लिए उसे या तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एंजल बनना पड़ेगा या हेवन का कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा। जो सुनकर रेवेल परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक चर्च में जाते हैं, क्योंकि अब साकी के घर उनके लिए छोटा पड़ रहा था। वहां जाने के बाद सभी अपने अपने रूम डिवाइड कर लेते हैं। साकी रेवेल के रूम में जाती है, जहां पर वो अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए काफी सारी नॉलेज को अपने दिमाग में डाल रहा था। वो उसे बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली जाती है, और वो मिराई और नेनेटो को अपना सूट दिखाती है, जो काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद बैरेट उन्हें बताती है कि आसमान में एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जिसमें से एक रेड एरो उनकी तरफ आता है। मिराई साकी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया था, लेकिन नेनेटो उस एरो को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो ओरिजिनली उसी का था। रेवेल बताता है कि एक एरो तभी अपने ऑनर के पास वापस आता है जब किसी ने उसके हॉस्टेज को मार दिया हो। ये सुनकर नेनेटो अचानक से डर जाता और परेशान भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की काफी चिंता हो रही थी। वो मिराई, ब्रेट और नैसी के साथ अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में वो अपनी वाइफ को काफी बार कॉल लगाता है, लेकिन तब तक कोई उसका फोन उठा ही नहीं रहा था। इसीलिए नेनेटो की चिंता बढ़ती जा रही थी। अपने घर पहुंचने पर वो एक आदमी को देखता है जिसके पास स्वॉर्ड है, और वो नेनेटो के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। नेनेटो मिराई को उसे संभालने का बोलकर खुद जल्दी से घर में एंटर कर जाता है और अपनी वाइफ बच्चों को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी वहां पर नहीं मिलता। साथ ही जब वो एक कमरा ओपन करता है तो उसमें उसकी वाइफ के फटे हुए कपड़े थे, लेकिन वहां पर ना तो उसकी वाइफ थी और ना ही उसके बच्चे। ये देखने के बाद नेनेटो को पक्का हो जाता है कि उसकी फैमिली किसी खतरे में है। दूसरी तरफ बाहर मिराई उस स्वॉर्ड्समैन पर अपने रेड एरोज पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी एक गॉड कैंडिडेट है, लेकिन वो आदमी एक क्रीपी सी स्माइल देता और वहां से फुल स्पीड में निकल लेता है। अगले ही पल वो आदमी एक पार्क में होता है, जहां पर उसे अपना पास्ट याद आता है। इस लड़के का नाम हैगा था, जो कि दिखने में जन्म से ही काफी अगली था। उसकी शक्ल इतनी खराब थी कि उसमें कभी खुद से किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया। उसने आज तक किसी लड़की से कभी बात तक नहीं की, यहाँ तक कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने भी उसे छोड़ दिया था। हैगा एक ब्रिज के नीचे रहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग बार बार उसका अगली फेस देखें और उसका मजाक बनाए। एक दिन हैगा खुद को खत्म करने के लिए सुसाइड प्लान करता है, लेकिन तभी एक फर्स्ट रैंक एंजल बाल्टा उसकी जान बचाता है और वो उसे गॉड कैंडिडेट बनने को बोलता है, ताकि वो गॉड बनकर सारी दुनिया का फेस अपनी तरह ही बना ले। बाल्टा उसे विंग्स और रेड एरो देता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी स्कूल क्रश पर करता है। एरो लगते ही वो लड़की हैगा के प्यार में पागल हो जाती है और दोनों स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हैगा से रहा नहीं जाता और वो उस लड़की को किस करने लगता है, और वो लड़की भी उसे फुल सपोर्ट करती है। लेकिन सडनली हैगा फेस रिफ्लेक्शन में देखता है, जिसे देखकर उसे खुद से ही घिन होने लगती है, और वो उस लड़की को यहीं छोड़कर वापस अपने घर पर आ जाता है और अपनी जिंदगी को कोस रहा था कि उसके पास चाहे कुछ भी आ जाए, वो कभी सुंदर नहीं बन सकता।
कुछ दिनों के बाद हायगा टीवी पर सूट गाय को देखता है, जिसे देखकर वो उसे अपना रोल मॉडल मानता है, क्योंकि बाल्टा ने उसे बताया था कि सूट गाय एक हसीन लड़का है जो हायगा से बिल्कुल अपोजिट है। हायगा भी अपने रोल मॉडल की तरह दिखने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है, जिसके बाद वो बहुत जिम करता और अपनी बॉडी शेप भी मेंटेन करता है। और कुछ दिनों के बाद वो अपनी पट्टियां उतारता है, जिसके बाद उसका फेस एक खूबसूरत डॉल की तरह दिखने लगा था। जब वो रोड पर निकलता है तो सभी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी। हायगा भी एक लड़की के पास उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और भागकर वापस घर आकर रोने लगता है, क्योंकि चाहे वो अपना फेस को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, उसका माइंड अभी भी अगली है। और उसी दिन वो न्यूज में देखता है कि उसके रोल मॉडल पर 2 पावर रेंजर ने अटैक करके उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ चुका था और वो बाल्टा से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसका रोल मॉडल किसी से भी हारे और इसके लिए अब वो उसे ढूंढेगा और उसकी पर्सनली हेल्प करेगा। लेकिन बाल्टा उसे एडवाइस करता है कि सूट गाय अगर गॉड बनता है तो वो दुनिया का सबसे वर्स्ट गॉड बनेगा। लेकिन हायगा को इससे कोई मतलब नहीं था और वो सूट गाय को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। कुछ दिनों के बाद उसे बाल्टा बताता है कि सूट गाय एक रिच लड़का है और अभी हाई स्कूल में है। इसके बाद थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता लगता है कि सूट गाय का नाम और स्कूल कौन सा है। एक दिन जब कैनेडी अपनी क्लास में था, एक लड़की उसे बताती है कि कोई उसे स्पोर्ट्स रूम में मिलना चाहता है, लेकिन कैनेडी को कुछ शक हुआ तो उसने उस लड़की पर पहले अपने रेड एरो से शूट किया, लेकिन क्योंकि वो लड़की पहले से ही हायगा के वश में थी, इसीलिए कैनेडी उस पर व्हाइट एरो से शूट करके उसे मार देता है। और क्लास इंटरवल में वो उस आदमी से मिलने जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक लैपटॉप रखा हुआ था और हायगा कहता है कि वो कैनेडी का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उसके अंदर अपनी शक्ल दिखाने तक का कॉन्फिडेंस नहीं है। हायगा बोलता है कि वो कैनेडी की हेल्प करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कैनेडी उसकी बातों से अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई लूजर है जो कि उसके लिए मुसीबत भी बन सकता है, लेकिन वो उसे अपने फायदे के लिए तो यूज कर ही सकता है। कैनेडी उसे उसका फर्स्ट टास्क देता है नैनेटो के एड्रेस का पता लगाने का और उसकी वाइफ और बच्चों को किडनैप करने का। और इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हायगा ने नैनाटो की वाइफ को एक पार्क में बांध रखा है और कैनेडी नैनाटो को कॉल करके उसकी वाइफ का एड्रेस देता है और चैलेंज करता है कि अगर वो अपनी वाइफ को बचा सकता है तो बचा ले। ये खबर सुनते ही मिराई, नेसी और बैरेट और नैनाटो उसी एड्रेस के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन साकी पीछे ही रुक जाती है और बहुत अफसोस करती है कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ कर नहीं सकती। साकी को ऐसा देखकर रेबेल को खुद पर गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाता और अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने लगता है। दूसरी तरफ वो चारों नैनेटो की वाइफ के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि हायगा ने उन्हें एक बड़े से चैम्बर में बंद कर दिया है। अपनी फैमिली को देखते ही नैनेटो भागकर खुद भी उसी चैम्बर में चला जाता है और अपनी वाइफ और बच्ची को सेफ देखकर बहुत खुश होता है। ये देखकर हायगा जोर जोर से हंसने लगा था, क्योंकि इस चेम्बर को अंदर से तोड़ना नामुमकिन है और अब उसे सिर्फ मिराई को खत्म करना है। ये सुनते ही मिराई तुरंत ही हायगा के ऊपर व्हाइट एरो से एम करता है। हायगा को लगता है कि वो उसे शूट नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मिराई अपने इमोशंस की नहीं सुनता और शूट कर देता है, जिसे हायगा बाल बाल डॉज कर लेता है और फिर वो मिराई पर रेड एरोज एम करता है और मिराई भी ऐसा ही करता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है कैनेडी की, जो मिराई पर रेड एरोज से एम करता है। हायगा काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार कैनेडी से मिल रहा था, लेकिन कैनेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैनेडी अपने प्लान में कुछ चेंजेस करता है और नैनेटो पर व्हाइट एरोज से एम करता और ये देखकर मिराई को समझ आ गया था कि वो अकेले इन दोनों से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो भी चेम्बर के अंदर चला गया था। मिराई नैनेटो को बताता है कि अगर वो लोग एक जगह खड़े रहेंगे तो कैनेडी उन पर आसानी से अटैक कर सकता है, इसीलिए उन्हें चैम्बर के चक्कर लगाते रहने चाहिए। नैनेटो भी उसके सजेशन मान लेता है। बाहर हायगा कैनेडी से पूछता है कि मिराई अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग भी सकता था, फिर भी उसने नैनेटो की हेल्प क्यों करी। इसके जवाब में कैनेडी कहता है कि इसी को प्यार और दोस्ती बोलते हैं। ये वर्ड सुनकर हायगा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं करी थी। कैनेडी वापस से अपने घर चला आता है, जहाँ पर हायगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी नजर चैम्बर से ना हटाए। हायगा चैम्बर पर अपनी फुल नजर रखे हुए था। तभी मिराई कहता है कि उसे यहाँ से निकलने का एक आइडिया आया है और शायद ये प्लान वर्क कर जाए। वो फुल स्पीड से उड़ने लगता है और एक ब्राइट लाइट का शो होते ही वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हायगा को लगता है कि उन लोगों ने एस्केप कर लिया है, लेकिन कैनेडी उससे कॉल पर बताता है कि ये इम्पॉसिबल है और हायगा अपनी अकल चलाकर कोई भी कदम ना उठाए। ऐसा करते करते ही पहले रात हो जाती है, फिर अगला दिन हो जाता है, लेकिन अभी तक चैम्बर के अंदर से कोई हलचल नहीं होती है। हायगा कैनेडी से पूछता है कि क्या वो अंदर जाकर एक बार चेक कर ले, लेकिन कैनेडी उसे फिर से मना कर देता है। हायगा अब ये भी नोटिस करता है कि उसके एंजल वहां से गायब हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों एक टावर के पीछे छुपे हुए थे और सब कुछ बिल्कुल मिराई के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था।
और वहीं इधर चर्च में रेवल इतनी सारी नॉलेज स्टोर करते करते थक चुका था, लेकिन तभी एक क्रिस्टल बॉल कमरे से बाहर चली जाती है और रेवल भी पकड़ने बाहर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ हम साकी को देखते हैं जो काफी उदास और मायूस थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए सिर्फ एक बोझ है और अभी तक उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। वो ये सुनकर रेवल कहता है कि अगर वो इस हालत में वहाँ पर जाएगी तो सूट गाय को पता चल जाएगा कि वो भी एक एंजल है और हो सकता है कि वो साकी को मार भी दे। लेकिन ये कहते हुए रेवल भी बहुत रो रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आंसू बबल बन जाते हैं। गॉड उसके सामने आते हैं जो रेवल को बताते हैं कि उसने हेवन में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया और अब उसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो एंजल ऑफ इमोशंस बन चुका है। इसके बाद रेवल साकी को विंग्स देता है, जिसे देखकर साकी बहुत खुश होती है कि उसे रेवल जैसा एक हेल्पफुल एंजल मिला है। इसके तुरंत बाद वो बाकियों के पास जाते हैं जहां नेसी और बैरेट रेवल को उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और साकी के विंग्स की तारीफ करने के बाद उन्हें करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। साकी ये सुनने के बाद हैगा पर रेड एरो से अटैक करती है, जिसके बाद अब हैगा साकी का स्लेव बन गया था और साकी भी एक लॉयल डॉग की तरह उसे अपना ऑर्डर देने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर कैनेडे हैगा को कहता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन हैगा बताता है कि वो सिर्फ अपनी मास्टर साकी की ऑर्डर लेगा। साकी उसे ऑर्डर करती है कि वो उसके दोस्तों को फ्री कर दे। हैगा उसके ऑर्डर सुनते ही आसमान में उड़ता है और अपनी फुल स्पीड से स्वॉर्ड को चेंबर की तरफ पॉइंट करते हुए लैंड करता है, लेकिन उस चेंबर पर खरोच तक नहीं पड़ती। इसके बाद वो स्वॉर्ड से लगातार चेंबर पर अटैक करने लगता है। चेंबर के अंदर मिराई को लगता है कि हैगा उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन रेवल उन्हें बताता है कि हैगा अब साकी के कब्जे में है और वो लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। कैनेडे ये सब कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से देख और सुन रहा था। हैगा कहता है कि वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। कैनेडे को लगता है कि अब उसे खुद ही वहां पर जाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अपने एंजल और 4 लोगों को लेकर, जिन्हें उसने विंग्स और एरो दिए थे, उन्हें लेकर वो चेंबर के पास पहुंच जाता है। लेकिन तब तक हैगा अपने फाइनल अटैक से चेंबर में एक क्रैक कर चुका था। कैनेडे वहां पर आते ही साकी की तरफ अपने रेड एरो से एम करता है, लेकिन हैगा बीच में आकर कैनेडे की तरफ रेड एरोस पॉइंट करते हुए बोलता है कि उसकी मास्टर को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे हैगा को मारना होगा। दूसरी तरफ चैम्बर के अंदर मिराई और ननाटो उड़ते उड़ते थक चुके थे, लेकिन ननाटो देखता है कि चैम्बर में क्रैक पड़ चुका है, जिन पर अपने गन से शूट करके वो चैम्बर को तोड़ देता है और वो वहां से फ्री हो जाते हैं। जिसके बाद वो साकी को ज्वाइन करते हैं और अब उनका आमना सामना होता है कैनेडे से। कैनेडे कहता है कि उनकी फाइनल फाइट होनी चाहिए, इसलिए वो एक फेयर फाइट चाहता है, जिसके लिए वो ननेटो की वाइफ और बच्चों को किसी जगह ले जाने को बोलता है। और ये अपॉर्चुनिटी को देखते हुए साकी ननेटो की वाइफ को लेकर चर्च में ले जाती है, जहाँ पर उसे पहुंचा देने के बाद वो उनकी बच्ची को लेने लगती है। तभी ननेटो की वाइफ साकी से कहती है कि वो ये फाइट क्यों करना चाहते हैं, जिस पर साकी बोलती है कि अगर कैनेडे गॉड बन जाता है तो कोई फाइट करने के लिए बचेगा ही नहीं। साकी वापस आती है और ननेटो अपनी बच्ची को एक लास्ट टाइम हग करता है और साकी उसे लेकर वापस से चर्च चली जाती है। वहां पर कैनेडे ये सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था, जहां वो गेस करता है कि ननेटो अभी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है और साकी भी काफी वीक अपोनेंट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मिराई है, क्योंकि उसके पास भी व्हाइट एरोज है जिससे वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मिराई के मन में बस यही बात चल रही थी कि अगर सूट गाय ने उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया तब भी वो उसके ऊपर व्हाइट एरो चलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाएगा, जिससे उसके फ्रेंड्स की जान पर खतरा आ सकता है। उसकी ये चिंता ननाटो भांफ लेता है और वो मिराई और साकी को बोलता है कि हमें एक दूसरे पर रेड एरोज का यूज करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो पाएंगे और कैनेडे उन पर रेड एरोज से अटैक भी नहीं कर पाएगा। वो तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रेड एरोज से वार करते हैं। इसके बाद कैनेडे फाइट को शुरू करते हुए अपने एक आदमी को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। यह आदमी उन सभी पर मशीन गन से अटैक करता है, लेकिन वो तीनों उसे डॉज करते हैं। लेकिन हैगा उसके सामने आकर ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो गनमैन भी हैगा को डॉज करता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, मिराई और साकी उसके विंग्स को पकड़ लेते हैं और हैगा उसके विंग्स और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके गनमैन को खत्म कर देता है। जिसके बाद उनका एक अपोनेंट खत्म हो चुका था। लेकिन साकी को बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से एक बेकसूर आदमी अब नहीं रहा, लेकिन कैनेडे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो एक साइको गर्ल को आगे भेजता है। ये लड़की बताती है कि उसने कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस बनाया है, जिससे पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। अपने वायरस का डेमो दिखाने के लिए वो एक माउस पर वायरस को टेस्ट करके दिखाती है, जिससे वो माउस पागल हो जाता है और अपनी ही जान ले लेता है। वो साइको बताती है कि मिराई अगर खुद को सरेंडर कर दे तो वो वादा करती है कि वो इस वायरस को किसी के ऊपर नहीं अप्लाई करेगी, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो वो हजारों लोगों की जान ले लेगी। वो उसकी बातों को सुनने के बाद समझ नहीं पाता कि आखिर सूट गाय की सारी दुनिया से क्या दुश्मनी है, लेकिन वो खुद को सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया था और वो फायुकू के पास जाने लगता है। साकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैगा साकी को पकड़ लेता है।
फायुको मिराई को देखते ही उसके हाथ पर वो वायरस इंजेक्ट करने ही वाली थी कि तभी मिराई उसका हाथ पकड़ लेता है। फायुको अपने दूसरे हाथ से उस वायरस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने लगती है, लेकिन मिराई अपने व्हाइट एरो का यूज करके वायरस को मार देता है। अपने प्लान को फेल होता देखकर फायुको कहती है कि उसके पास वायरस की और भी बॉटल्स है जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए काफी होंगी, लेकिन मिराई कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तभी हम क्या देखते हैं कि सारा स्टैमिना खत्म होने की वजह से और कैंसर के अटैक की वजह से नैनेटो गिरने लगता है और जाकर जमीन से टकरा जाता है। नैनेटो को काफी बुरी चोट लगी थी, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। उसने अपने पास रखी एक गन उठाई और कैनेडे पर शूट करने के लिए रेडी हुआ, लेकिन कैनेडे ने भी उसके ऊपर अपने डुअल एरो को एम करके शूट कर दिया। मिराई अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने फायुको से ध्यान हटाकर नैनेटो की हेल्प करने के लिए एक व्हाइट एरो को कैनेडे के एरो की तरफ शूट किया। लेकिन तभी फायुको ने मौके का फायदा उठाकर मिराई के ऊपर 5 फिंगर सिरिंज से अटैक किया। मिराई की बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी मिराई के सामने साकी आ गई, जिसे देखकर मिराई हैरान हो गया कि साकी अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही है। लेकिन साकी कहती है कि अगर वो मिराई के लिए मर पाई तो ये मौत सबसे सुकून भरी होगी। लेकिन इससे पहले कि साकी को कोई सिरिंज लगे, हैगा सभी सिरिंज को स्वॉर्ड से काट देता है, लेकिन एक सिरिंज उससे छूट जाती है, जिसे साकी के ऊपर लगने से रोकने के लिए वो उसे अपने लेफ्ट हैंड पर इंजेक्ट कर देता है। लेकिन वो मरने से पहले फायुको को भी मार ही देता है। अब जो हुआ उसे देखकर मिराई और साकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि हैगा की पूरी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, लेकिन उसके फेस पर कोई डर नहीं था। वो एक स्माइल करता और अपने आखिरी टाइम में साकी को थैंक्स विश करता है, क्योंकि उसकी वजह से हैगा को समझ आया कि लव और दोस्ती किसे कहते हैं, और ये बात वो अपने पूरे होश में बोल रहा है। देखते ही देखते हैगा की पूरी बॉडी राख बनकर उड़ जाती है और रह जाते हैं सिर्फ उसके कपड़े और स्वॉर्ड। हैगा के मरने के बाद उसका एंजल आता है, जो साकी को हैगा के स्टोन और विंग्स देकर उसकी सोल को हेवन ले जाता है। हैगा भले ही एक दुश्मन था, लेकिन साकी को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। ये देखकर उसके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन कैनेडे कहता है कि हैगा की मौत मिराई की वजह से हुई है, क्योंकि उसने नैनेटो को बचाने का फैसला लिया। लेकिन ये सब देखकर मिराई पहले से ही काफी सदमे में था। उसे लग रहा था कि उसकी सेल्फिशनेस की वजह से आज एक आदमी की जान गई है और आगे ना जाने कितने लोगों की जाएगी। मिराई बुरी तरह से रोता है और अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। तभी नैनेटो को भी कैंसर अटैक आता है, जिसे देखकर कैनेडे ऊपर एरो से शूट कर देता है, लेकिन मिराई सही टाइम पर नैनेटो को वहां से लेकर उड़ गया था। नैनेटो अभी भी थोड़े होश में था। वो मिराई को ऑर्डर देता है कि वो कैनेडे को मारने के बाद ही यहाँ से जाए। मिराई भी उसकी बात मानकर उसे नीचे ग्राउंड पर लिटा देता है। मिराई कैनेडे के सामने जाता है, जहाँ पर कैनेडे मिराई को टीज करता है कि मिराई इतना वीक है कि अपने एनिमी तक को नहीं मार सकता। मिराई कहता है कि ये सच है, लेकिन वो अपने रेड एरो का यूज जरूर कर सकता है। उसकी बातें सुनकर कैनेडे उसे एक ऑफर देता है कि क्यों ना वो लोग एक मौत का खेल खेले, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर एक एरो शूट करेंगे और जिसके एरो जल्दी खत्म हो जाएंगे वो जीत जाएगा। मिराई उसकी बात मान लेता और वो दोनों ग्राउंड पर आने के बाद एक दूसरे की तरफ एम करते हैं। कैनेडे टॉस करता है, लेकिन कॉइन के गिरने से पहले ही वो मिराई पर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करने में मिराई को काफी दिक्कत होती है। इसके बाद मिराई उसकी तरफ एक एरो शूट करता है, लेकिन कैनेडे उसे इजीली डॉज कर लेता है और वो बड़े घमंड में कहता है कि अगर इस दुनिया में गॉड बनने लायक कोई है तो वो सिर्फ कैनेडे ही है और कोई नहीं। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो अपनी बहन रिया के साथ बहुत खुश था। कैनेडे रिया से इतना प्यार करता था कि उसने रिया को हर वो चीज दी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी और जो रिया ने उससे मांगी हो। लेकिन कैनेडे रिया को किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कभी रिया को किसी से दोस्ती नहीं करने दी। एक दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तो रिया ने बातों बातों में बोला कि उसने रिसेंटली एक लड़के से बात करना शुरू किया है, जिसकी बातें बहुत फनी और इंटरेस्टिंग होती है। ये सुनते ही कैनेडे की फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डेड हो जाती है। वो अपनी बहन को बहुत सीरियसली कहता है कि वो उस लड़के से दूर रहे, लेकिन उसकी बहन उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और गुस्से में कैनेडे से एक हल्का धक्का लग जाता है, जिससे उसकी बहन का बैलेंस बिगड़ता है और वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाती है। ये देखते ही कैनेडे की आंखों के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। वो भाग के नीचे आया और अपनी बहन को देखता है, जो जिंदा तो होती है, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने जा रही होती है उसकी जान अपने भाई के हाथों में ही छूट जाती है। कुछ दिनों के बाद कैनेडे एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है अपनी सिस्टर के लिए, लेकिन उसकी बहन का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि उसने अपनी बहन की बॉडी को प्रिजर्व करके रख दिया था और अपनी बहन के सामने जाकर उससे माफी मांगते हुए अपनी जान लेने जा रहा था। तभी उसके पास वो एंजल आती है, जो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो इस दुनिया का गॉड बनकर अपनी सिस्टर को फिर से जिंदा कर सकता है और उसकी एक होप ही काफी थी कैनेडे को गॉड कैंडिडेट बनाने के लिए।
और इसीलिए उसने ये भी डिसाइड किया कि वो उन सभी लोगों को मार देगा जो गॉड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ प्रेजेंट में कैनेडे और मिराई की फाइट टीवी पर टेलीकास्ट की जा रही थी। कैनेडे ये भी कहता है कि भले ही वो भगवान में नहीं मानता और एंजल तो सिर्फ कोई एलियन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2% चांसेस भी हैं उसकी बहन को वापस जिंदा होने का तो वो ये जरूर करेगा। उसकी बातों को पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन तभी साकी उससे पूछती है कि उसके बहन के वापस से जिंदा होने के बाद वो क्या करेगा। लेकिन कैनेडे साकी पर चिल्लाता है क्योंकि वो लोगों की फाइट के बीच में नहीं बोल सकती, और इतना बोलकर वो मिराई की तरफ एरो शूट कर देता है जिसे मिराई डॉज कर लेता है। फिर मिराई भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैनेडे भी डॉज कर लेता है। लेकिन इसमें वो थोड़ा टाइम लेता और कहता है कि अगर वो गॉड बनेगा तो वो उन सभी लोगों को मिटा देगा जो कि एक एवरेज सैलरी से कम कमाते हैं, और जो लड़कियां सुंदर नहीं हैं उन्हें भी वो मिटा देगा। उसका इतना खतरनाक प्लान सुनने के बाद अब मिराई को और भी ज्यादा कंफर्म हो गया था कि कैनेडे को कभी गॉड बनने नहीं दिया जाना चाहिए। मिराई उसके ऊपर एरो एम करता है, लेकिन कैनेडे भी अपने एरोस की तरफ एम करते हुए कहता है कि अब इस फाइट को खत्म करते हुए जो भी पहले अटैक करके डॉज नहीं कर पाएगा वो खत्म। लेकिन मिराई के मन में डाउट होता है कि शायद ये असली कैनेडे नहीं है, इसीलिए वो अपना फेस शो करता है। फेस देख लेने के बाद अब वो कंफर्म हो जाता है और वो एरो को एम करता है। और वहीं इधर सिटी में एक आदमी कैनेडे के सपोर्ट में चीयरिंग करने लगता है। मिराई भाग कर जाता और कैनेडे पर रेड एरो से अटैक करता है। कैनेडे भी उसके ऊपर व्हाइट एरो से शूट करता है, जिससे मिराई डॉज कर लेता है और कैनेडे की तरफ चार्ज करता है। लेकिन उसके रेड एरो का कैनेडे पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके हार्ट में पहले से ही किसी का रेड एरो था। कैनेडे व्हाइट एरो से मिराई पर अटैक करता है, जिसे मिराई अपने रेड एरो से काउंटर कर लेता और तुरंत अपने विंग्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहले उसका लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है, जिससे कैनेडे अब एरो शूट नहीं कर सकता था। ये देखकर कि वो हार रहा है, कैनेडे बौखला जाता है और अपने राइट हैंड से एक नाइफ को लेकर मिराई पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन मिराई के सूट की वजह से वो बच जाता है और अभी भी कैनेडे का राइट हैंड फ्री था। लेकिन साकी मिराई का हेल्प करने के लिए कैनेडे के लेफ्ट हैंड को पकड़ लेती है, लेकिन इस पकड़ने के चक्कर में साकी के फेस पर काफी चोट लग जाती है। लेकिन वो दोनों मिलकर कैनेडे को एक बिल्डिंग की दीवार पर लगा देते हैं, पर कैनेडे उससे बचने के लिए अपने विंग्स ग्रो करता है कि तभी मिराई और साकी का बॉन्ड एक्टिवेट होता है, जिससे अब कैनेडे हेल्पलेस बन चुका था। और यहाँ पर मौका देखते ही ननेटो खड़ा होता है और अपनी फैमिली को याद करते हुए गन कैनेडे की तरफ एम करता है। ये देखने के बाद कि उसकी मौत उसके सामने है, कैनेडे उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। लेकिन ननेटो को पता था कि वो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता और वो अपनी फैमिली को याद करके उसके ऊपर शूट करने लगता है। अपनी मौत को देखते ही कैनेडे कहता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देगा, इसीलिए प्लीज कोई उसकी जान बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और कैनेडे को एक के बाद लगातार एक बुलेट लग जाती है और उसका हेवन का रास्ता खुल जाता है। उनकी फाइट को सारे शहर ने देखा था, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि मिराई की जीत हुई और कैनेडे हार चुका है। मिराई को पता लगता है कि ननेटो बेहोश हो चुका है और कैनेडे की एंजल उसकी सोल को ले जा रही है। लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि इंसान के पास इतना पैसा होने का भी क्या फायदा जब वो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। लेकिन बाल्टा कहता है कि पैसों से कोई अभी खुशी नहीं खरीद सकता। इसके बाद मिराई ननेटो को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अब वो अपने आखिरी स्टेज पर है और ये उसकी लाइफ के कुछ आखिरी पल हैं। ननेटो की वाइफ ये सुनने के बाद रोने लगती है, लेकिन वो ननेटो के मुंह पे एक सिगरेट डालती है क्योंकि जीते जी उसने ननेटो को बिना सिगरेट के नहीं देखा है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। ननेटो की सिगरेट नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बैरेट उसकी सोल को हेवन ले जाने लगती है और उसके विंग्स और एरो साकी को दे देती है। मिराई के हार्ट का एरो भी डिसअपियर हो जाता है। लेकिन मिराई यहाँ पर ये सोचकर दुखी था कि आज उसकी वजह से उसके 2 दोस्तों की जान चली गई। लेकिन साकी उसे चीयर अप करते हुए कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें मिराई की कोई गलती नहीं और वो हर तरह से सही है। लेकिन मिराई को लगता है कि साकी ऐसा इसीलिए कह रही है क्योंकि साकी के हार्ट में मिराई का एरो था, मगर साकी ये सब अपने पूरे होश हवास में बोल रही थी, इसीलिए उसे मिराई पर गर्व है। लेकिन नैसी उन्हें बताती है कि अभी जरूरी बात यह है कि कैनेडे की बॉडी में वो एरो किसने डाला था और उसके विंग्स और एरो किसके पास चले गए। वहीं इधर कैनेडे के घर पर उसका एक फेलो कैंडिडेट यूइडो दिखाया जाता है, जो वही कैंडिडेट था जिसने कैनेडे के बॉडी में एरो को इंजेक्ट किया था। साकी के घर पर मिराई एक लिस्ट बनाता है कि उसे नेक्स्ट टाइम से किन किन लोगों से लड़ना पड़ सकता है। तभी साकी उसके लिए डिनर लेके आती है, लेकिन तब तक मिराई थक के सो चुका था और साकी भी उसे बिना डिस्टर्ब किए उसे सोने देती है। चर्च पे मिराई साकी के हाथों का बना ब्रेकफास्ट करता है,
जिसे खा के वो बताता है कि उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। वहीं इधर चर्च में सभी एंजल एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट गॉड बनने के लिए सबसे सही रहेगा। जहाँ पे एंजल ऑफ ट्रुथ कहता है कि इंसान गॉड बनने के लायक नहीं है, लेकिन एक एंजल गॉड ऑफ गेम्स बताता है कि 800 डेज पूरे होने से पहले वो एक वर्दी कैंडिडेट को जरूर ढूंढ लेगा। मिराई और साकी जहाँ पर लंच कर रहे थे वहाँ पर जल्दी जल्दी में रेवेल आता है जो बताता है कि एक और कैंडिडेट ने खुद को रिवील कर दिया है और वो अभी टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है। मिराई और साकी जल्दी से टीवी ऑन करके इंटरव्यू देखते हैं जहां पर यूइडो खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसके सामने ही उड़ने भी लगा था, जिसे देखकर न्यूज रिपोर्टर कहती है कि उसके पास ये पावर कैसे आई। जिसका जवाब देने के लिए यूइडो रिपोर्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कैसे एंजल धरती पर आए और अब सिर्फ 6 ही कैंडिडेट जिंदा हैं जो गॉड बनने के लिए वर्दी हैं। यूइडो बताता है कि जब वो स्कूल में था तब कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था और सभी कोई उससे दूर ही रहते थे, जिसकी वजह से वो एक दिन अकेलेपन में कुछ मेडिसिन का ओवरडोज लेने वाला था। लेकिन तभी उसे एक एंजल मिला जिसने उसे विंग्स दिए हैं और अपने स्कूल में एरो का यूज करके यूइडो ने सभी को अपना दोस्त भी बना लिया है। लेकिन एक दिन जब उसने सूट गाय का टीवी पर इंटरव्यू देखा तब वो उससे बहुत ही इंस्पायर हो गया था। लेकिन जब मिराई ने कैनेडे को हराया तब यूइडो को लगने लगा कि कैनेडे कितना गलत था और अगर दुनिया में कोई गॉड बनने के लिए सही कैंडिडेट है तो वो सिर्फ मिराई है। यूइडो के पास मिराई की एक फोटो भी है जिसे वो खुलेआम दुनिया को दिखाता है। अपनी फोटो देखकर मिराई बहुत शॉक था क्योंकि अब पूरी दुनिया को उसकी हकीकत पता चल जाने वाली थी। लेकिन साकी रेवेल से पूछती है कि अगर सभी कैंडिडेट्स मिराई को गॉड बनाने के लिए मान जाए तो क्या वो गॉड बन सकता है, जिस पर रेवेल बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को ये चीज बिना किसी रेड एरो के इफेक्ट के माननी होगी। यूइडो का जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो उसके ऊपर नेट फेंकती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यूइडो 1 सेकेंड में ही उन सभी की आंखों से ओझल हो गया था और सब देखते रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद साकी और मिराई एक साथ लंच कर रहे थे जहाँ पर साकी मिराई को कहती है कि जल्दी सारी दुनिया उसके बारे में जान जाएगी, इसीलिए वो चाहती है कि वो मिराई के साथ किसी और जगह पर चले जाए जहाँ पर कोई भी उन्हें ना ढूंढ सके और मिराई के साथ शादी करके वो अपनी न्यू लाइफ शुरू करे और वहाँ पर वो लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। ये सब सुनकर मिराई को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो बताता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग नहीं सकते, इसीलिए उन्हें यहीं पर रहना होगा। कुछ हफ्तों बाद अब वो दोनों फिर से कॉलेज जाना शुरू कर चुके थे जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अनजाने होने का नाटक करते हैं। एक दिन जब मिराई घर जा रहा था तो एक ब्लैक कार उसके पास आकर खड़ी हो जाती है जिसमें से एक आदमी जिसका नाम हौसी था वो बाहर आता है और मिराई से कहता है कि उसे उनका सीक्रेट पता है और मिराई शांति से कार में बैठ जाए। लेकिन मिराई अपने विंग्स को ओपन करता है और एक रेड एरो से हौसी की तरफ एम करता है। मिराई के हाथों की पोजीशन को देखकर हौसी बताता है कि वो उसके एरो को देख नहीं सकता, लेकिन शायद मिराई उससे फाइट करना चाहता है। उसका इतना सटीक अंदाजा देखकर मिराई समझ जाता है कि ये कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है। हौसी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसकी एक पार्टनर साकी को भी सेम बात बताने गई है, जिसके बाद एक लड़की की चीखें आती है और मिराई बुरी तरह डर जाता है और उस आवाज की तरफ जाता है। लेकिन साकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसने उस औरत को रेड एरो से शूट कर दिया था। हौसी वहाँ अपनी पार्टनर को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि शायद उसके ऊपर रेड एरो से शूट किया है। हौसी बताता है कि ये औरत उसकी वाइफ है। साकी थोड़ा डर गई थी, लेकिन हौसी बताता है कि वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो तो उन दोनों की जान बचा रहे हैं। उसकी बातों से कन्विंस होकर दोनों हौसी के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में हौसी उन दोनों को बताता है कि अब यूइडो की वजह से सारी दुनिया ये कैंडिडेट्स के बारे में जानती है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कैंडिडेट्स को पकड़ना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन हौसी समझ जाता है कि ये सब कितना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए उसे साकी और मिराई की हेल्प चाहिए बाकी कैंडिडेट्स को ढूंढने और उन्हें किसी सेफ जगह तक पहुंचाने के लिए। हौसी उन्हें लेकर अपने घर में जाता है जहां पर वो उन्हें आराम करने को कहता है। साथ ही वो अपनी वाइफ यूमिकी को कहता है कि उन्हें हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने जाना है, लेकिन यूमिकी साकी की एरो के इफेक्ट में थी। साकी को ये देखकर थोड़ी शर्मिंदगी फील होती है और वो यूमिकी को कहती है कि वो हौसी के साथ ही जाए। जाते हुए हौसी उन्हें न्यू फोन्स देता है जिनमें उनकी सारी इन्फो थी और उन्हें फोन देकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पर बैठे हुए मिराई साकी को बताता है कि उसके हिसाब से हौसी ने जानबूझकर अपनी वाइफ को रेड एरो से शूट होने दिया ताकि वो हम दोनों का विश्वास जीत सके। लेकिन साकी को लगता है कि शायद वो दोनों सचमुच में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। रात में हौसी और यूमिकी वापस आते हैं और हौसी साकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो यूमिकी को विंग्स दे दे ताकि वो एंजल को देख सके। साकी भी थोड़ा सोचकर यूमिकी को विंग्स दे देती है, जिन्हें पाते ही यूमिकी उड़ने लगी थी और उसे एंजल्स भी दिखने लगते हैं।
ये देखकर होसी उन्हें बताता है कि उसे कुछ लोगों पर शक है जिन्होंने ये कन्फेस किया है कि वो भी कैंडिडेट हैं। जिसके बाद मिराई डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सबसे मिलने जाएगा और कंफर्म करेगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ झूठ बोल रहा है। सबसे पहले वो एक आदमी की चलती कार के सामने खड़ा हो जाता है जिसने खुद को कैंडिडेट बताया था, लेकिन मिराई कंफर्म करता है कि वो झूठ बोल रहा है। हालात देखते हुए साकी यूमिको को रेड एरो भी दे देती है ताकि वो भी मिराई का हेल्प कर सके। और अब नेक्स्ट वो एक लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस पर रेड एरो एम करता है। इस लड़के का नाम मीना मिकावा था जो मिराई को देखकर सरेंडर कर लेता है। मिराई उससे कहता है कि वो उड़ क्यों नहीं गया, तो मीना मिकावा कहता है कि उसके पास विंग्स नहीं है, जिससे मिराई को लगता है कि ये सिर्फ एक लो लेवल कैंडिडेट है। इसके बाद पास के ही एक घर में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को बताता है कि उसने रेड एरो का यूज करके अपने मॉम डैड को मार दिया है और अब उसके भाई को मरना होगा। और इतना बोलकर वो बड़े भाई पर एरो शूट करता है, लेकिन सही टाइम पर मिराई वहां पर आकर एरोस को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वहां पर उस लड़के का एंजल उगारो आता है, जिसके बाद मिराई मीना मिकावा से पूछता है कि सिर्फ उसी के पास कोई एंजल नहीं है, लेकिन मीना मिकावा कहता है कि उसके पास शुरू से ही कोई एंजल नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि वो एक लूजर है। उनकी बातों को सुनकर वो बच्चा अपना नाम सूजी बताता है और मिराई से रिक्वेस्ट करता है कि मिराई सूजी को मार दे, क्योंकि उसने रेड एरो का यूज करके वो सभी चीजें कर ली जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। सूजी बताता है कि कुछ महीनों पहले जब उसके ग्रैंडफादर कोमा में थे तो उन्हें लाइफ से फ्री करने के लिए उसने रेड एरो की मदद से उन्हें सुसाइड करने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद उसने अपने डैड को भी सेम ऑर्डर दिया क्योंकि उसकी मॉम किसी और दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी और उसके डैड बहुत अकेला फील कर रहे थे। और जब एक दिन उसकी मॉम मिली तो उसने उन्हें तब तक सॉरी बोलने को बोला जब तक वो मर नहीं गई। इतना कुछ करने के बाद सूजी को लगने लगा था कि वो गॉड ऑफ डेथ है और वो किसी को भी कहीं भी और कैसे भी मार सकता है, लेकिन मिराई उससे कहता है कि इन चीजों के लिए उसे जेल भी हो सकती है। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन मिराई को कहता है कि एक लास्ट टाइम वो अपने भाई को मारना चाहता है, उसके बाद उसे जो भी सजा मिलेगी उसे मंजूर होगी। लेकिन मिराई इसके लिए बिल्कुल भी मना कर देता है और मीना मिकावा बीच में बोल पड़ता है कि हर इंसान का जन्म किसी पर्पस के लिए होता है, इसीलिए उसे भी जल्द से जल्द वो मकसद ढूंढ लेना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर सूजी अपने भाई को छोड़ देता है, लेकिन रेवल उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में बाकी दुनिया को भी उसके गॉड कैंडिडेट होने का पता लग जाएगा, इसीलिए उसे हमारे साथ चलना चाहिए। और सूजी मान जाता है। होसी के घर पर पहुंचने के बाद सूजी यूमिकी को देखकर शर्मा गया था और एक कोने में जाकर बैठ जाता है और सभी को बताता है कि उसे गॉड बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो बस इतना चाहता है कि जितने भी बुरे लोग हैं वो इस दुनिया से खत्म हो जाए, जैसे कि उसकी मॉम। लेकिन होसी उसे कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं और सूजी को तब तक जिंदा रहना चाहिए कोई न्यू गॉड ना आ जाए। अगले दिन मिराई और साकी टाउन में जाते हैं और सभी लोगों को सामने से बताते हैं कि गॉड कैंडिडेट किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तभी वहां पर यूविडो आता है जो खुद को मिराई का सबसे बड़ा फैन बुला रहा था, लेकिन मिराई कहता है कि उन्हें कहीं दूर जाकर बात करनी चाहिए। यूविडो मान जाता और वो लोग स्पेस में जाते हैं जहां मिराई उसे समझाता है कि उन्हें आपस में ही सभी कैंडिडेट से बात करके एक गॉड चुन लेना चाहिए। यूविडो उसकी बात समझ जाता है। उसी रात एक मेंशन में एक कैंडिडेट को गवर्नमेंट की फुल सिक्योरिटी में रखा गया था। यूरी से मिलने सभी एंजल्स आते हैं जो मिराई के प्लान के बारे में उसे बताते हैं। वो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो खुद को वहां से निकालने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही कुछ बॉडीगार्ड उसे लेने आते हैं वो उन पर रेड एरो से अटैक करके उन्हें ऑर्डर देती है कि वो यूरी को सेफली एस्केप करने में हेल्प करे। तीनों बॉडीगार्ड उसे एस्केप करने में वहां से हेल्प करते हैं और वो बाकी सिक्योरिटी का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। तब तक यूविडो वहां आता है जो यूरी की हेल्प करने के लिए उसे विंग्स देता है, जिसके बाद यूरी सभी के साथ आराम से एस्केप कर जाती है। वापस आते हुए यूविडो उनसे अलग हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के किसी भी एजेंट पर यकीन नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग होसी सभी कैंडिडेट से पूछता है कि उनके हिसाब से गॉड किसे बनाना चाहिए। सभी कोई मिराई का नाम लेते हैं, लेकिन सूजी अपने एंजल से पूछता है कि एक गॉड क्या क्या कर सकता है। एंजल बताता है कि गॉड किसी को भी कभी भी मार सकते हैं, किसी को भी जिंदा कर सकते हैं और साथ ही जो भी इंसान सोच सकता है वो सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन गॉड को अर्थ पर रहने की परमिशन नहीं है, इसीलिए उस कैंडिडेट को अर्थ छोड़नी होगी। ये सुनकर वहाँ पर सभी थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बाकी सभी अपनी पूरी लाइफ अर्थ पर ही रहना चाहते थे। अचानक से सूजी कहता है कि वो गॉड बन सकता है क्योंकि अर्थ पर उसे प्यार करने के लिए कोई नहीं है और अगर वो गॉड बनता है तो कोई भी अमीर या गरीब नहीं होगा, सब इक्वल होंगे और इससे कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। उसकी बातों से मिराई कन्विंस नहीं था, लेकिन अजीरो बताता है कि बिना लास्ट कैंडिडेट की हेल्प के वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे नहीं लगता कि लास्ट कैंडिडेट मानेगा क्योंकि उसके पास जो एंजल है एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कभी शांति के लिए नहीं मानता। उसे हमेशा चीजों में फाइट पसंद है,
नेक्स्ट डे सभी कैंडिडेट फिर से टाउन में शो होते हैं, जहाँ पर एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन मूनी भी आता है, जो बताता है कि लास्ट कैंडिडेट तभी यहाँ पर आएगा जब वो लोग अपनी बात पूरी कर लेंगे। एंजल के अचानक से टाउन में दिखने से वहाँ एयरफोर्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी कैंडिडेट्स टाउन के अलग अलग हिस्सों में चले गए थे, जहाँ पर मिराई बताता है कि अब सभी कैंडिडेट्स नेताओं की तरह आपस में कुछ प्रॉमिस करेंगे और जिसके प्रॉमिस जनता को अच्छा लगेगा वो ही गॉड बनेगा। और यहाँ पर सूजी शुरू करता है, वो बताता है कि वो दुनिया में समानता लाएगा। यूरी कहती है कि वो सारी दुनिया में रोबोटिक्स को कंपलसरी कर देगी, जिससे ह्यूमन को कोई काम करना ना पड़े। यूविडो बताता है कि दुनिया से स्कूलिंग और होमवर्क को वो खत्म कर देगा। साकी कहती है कि वो सभी के दिल में लव भर देगी ताकि कोई लड़ाई ना करे। और लास्ट में मिराई कहता है कि वो दुनिया को जैसी चल रही है वैसा ही छोड़ देगा और कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। सभी की बातें पूरी होने के बाद लास्ट कैंडिडेट, जो कि एक पागल साइंटिस्ट था जिसका नाम योएंडा था, वो वहाँ पर आकर सबको अपना इंट्रो देता है। वो वहाँ पर कोई भी प्रॉमिस करने से पहले वो अपनी ही थ्योरीज बताने लगता है कि उसके हिसाब से दुनिया में कोई गॉड नहीं है और जो भी खुद को गॉड बोल रहा है वो सिर्फ एक किंग ऑफ एंजल है जो अपने अस्तित्व से मिट रहा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास खोते जा रहे हैं। और लोगों के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए उसने एंजल को अर्थ पर भेजा ताकि वो सारे एंजल ये ड्रामा करे और इंसानों को लगने लगे कि सच में कोई गॉड है और वो फिर से उसकी पूजा करने लगे। उसके इन बातों से कोई भी कैंडिडेट इन्फ्लुएंस नहीं होता सिवाय सूजी के, जिसका मानना था कि शायद सच में कोई गॉड नहीं होते, क्योंकि अगर वो होते तो सब इक्वल होते। मिराई और बाकी सभी सूजी के इस फैसले को समझे इससे पहले ही यूविडो नोटिस करता है कि कुछ स्नाइपर उनके ऊपर शूट करने वाले हैं, इसलिए यूविडो उन्हीं स्नाइपर पर रेड एरो से एम करता है। मिराई उसे रोकता है क्योंकि ये एक ट्रैप था। जैसे ही यूविडो स्नाइपर के करीब जाता है तो वो शूट कर देते हैं और मिराई और साकी पर भी वो शूट करते हैं। मिराई जैसे तैसे उनसे बचकर यूविडो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले योएंडा यूविडो की बॉडी को पकड़ लेता है और उस पर व्हाइट एरो से अटैक करके उसके सारे विंग्स और एरो खुद लेके वहां से गायब हो जाता है। सूजी भी उसके साथ ही चला जाता है, लेकिन अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचते ही योएंडा सूजी से उसके विंग्स को ले लेता है। अब सिर्फ 5 ही कैंडिडेट जिंदा थे। होसी के घर पर यूमी मिराई से बात कर रही थी कि वो जिंदगी भर अकेले रही है और इन पावर की वजह से उसने दोस्त बना लिए हैं, इसीलिए वो मिराई को कहती है कि अगर वो गॉड बन भी जाए तो प्लीज वो यूरी की पावर को वापस ना ले। होसी के घर पर यूरी मिराई से बात कर रही थी कि वो जिंदगी भर अकेली रही है और इन पावर की वजह से उसने दोस्त बनाए, इसीलिए वो मिराई से कहती है कि अगर वो गॉड बन भी जाए तो प्लीज उसकी पावर को वो वापस ना ले। कुछ दिनों के बाद जब यूमी का एरो वैनिश हो गया था और तीनों कैंडिडेट एक सेफ जगह शिफ्ट हो चुके थे, तभी मेयर का एक इंटरव्यू रिलीज होता है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि उन्हें गॉड कैंडिडेट से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो लोग इसे आपस में ही सॉल्व कर ले। लेकिन योंडा सभी लोगों से कुछ कहना चाहता है। तभी योंडा टीवी पर आता है जो बताता है कि वो सभी कैंडिडेट को एक साथ मारना चाहता है, इसीलिए सभी एक जगह मिलकर मौत की लड़ाई लड़े और जो इसमें जीत जाए वो गॉड बन जाए। उसकी बातें सुनने के बाद रेवल बोलता है कि अगर इस फाइट में सभी कैंडिडेट्स मर जाते हैं तो गॉड भी वैनिश हो जाएंगे। मैच से एक रात पहले मिराई कन्फेस करता है कि वो गॉड बन भी जाता है, तब भी उसे ये नहीं पता कि ह्यूमन कब तक उसके ऊपर यकीन करेंगे और हो सकता है कि एक दिन वो भी मिट जाए। लेकिन साकी कहती है कि अगर सारी दुनिया उसे भूल भी जाए तब भी साकी उसे याद रखेगी, इसीलिए वो कभी भी वैनिश नहीं होगा। मैच के दिन सभी कैंडिडेट योंडा की बताई जगह पर आते हैं, जहां योंडा बताता है कि उसे गॉड पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि इस दुनिया पर ह्यूमन का राज हो, जिसके लिए उसने खुद के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। जिसके बाद उसे समझ आया कि ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है साइंस को डेवलप करने के लिए, इसीलिए अगर वो गॉड बन जाता है तो दुनिया में रोबोट्स और आर्टिफिशियल ह्यूमन को बनाएगा जो ज्यादा स्मार्ट होंगे और रेगुलर ह्यूमन की तरह नेचर को गंदा भी नहीं करेंगे। उसके इरादे सारी दुनिया सुन रही थी। इसके बाद योंडा बताता है कि वो मिराई से अकेले में बात करना चाहता है, इसीलिए बाकी कैंडिडेट यहाँ से जा सकते हैं। उसके जाने के बाद मिराई उससे कहता है कि उसके मन में इतने पागलपन वाले आइडिया आते कैसे हैं। वो कहता है कि गॉड की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इंसानों की होती है, इसीलिए हमें भी गॉड जितनी लाइफ चाहिए, जिसके लिए ये जरूरी है। मिराई उसके ऊपर व्हाइट एरो एम करके शूट करता है, लेकिन योंडा उसे डॉज कर लेता है और वो मिराई से एक सवाल पूछता है कि अगर उसे गॉड की पोस्ट और साकी में चॉइस मिले तो वो किसे चुनेगा। मिराई बिना टाइम लिए जवाब देता है कि साकी को, क्योंकि गॉड बनकर भी शायद उसे वो खुशी ना मिले जो साकी के साथ रहकर उसे मिलती है। उसकी बातों से योंडा को लगता है कि मिराई एक पागल आशिक है जिस पर प्यार का भूत सवार है, लेकिन मिराई बताता है कि प्यार ही उसे ह्यूमन बनाता है, क्योंकि मशीन के पास दिल नहीं होता। योंडा भी अब डिसाइड करता है कि वो इस लड़ाई को व्हाइट एरो से ही शुरू करेगा, लेकिन वो मिराई को बताता है कि उसने साकी और यूरी को किडनैप करवा लिया है और इसीलिए अगर वो उसे बचाना चाहता है तो वो खुशी खुशी मर सकता है। मिराई भी खुद को सरेंडर कर लेता और जैसे ही योंडा उसके ऊपर व्हाइट एरो शूट करने वाला था,
नेसी वहां पर आकर मिराई को बचाकर ले जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिराई साकी को गुड बाय बोले मर जाए। लेकिन तभी नेसी को कुछ होता है और वो रुक जाती है और उसके आसपास एक डार्क बबल समन हो जाता है। मिराई नीचे गिर रहा था, तभी होसी उसे बचाने आ जाती है, लेकिन मिराई को समझ नहीं आता कि नेसी को क्या हो रहा है। तभी नेसी बताती है कि वो सेकंड रैंक में प्रमोट हो गई है, इसीलिए अब मिराई को एरो और विंग्स में कोई एक चीज को चुनना होगा। और मिराई एरो को सूट करता है और नेसी उस डार्क बबल से फ्री हो जाती है। नेसी मिराई को फील्ड में जाने से मना करती है, लेकिन मिराई साकी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो वापस से फील्ड में जाता है। और वहीं इधर यूरी और साकी को सूजी ने बांध करके रखा था। साकी सूजी को बताती है कि सूजी के पास लव करने वाला नहीं है, लेकिन मिराई उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो जीना चाहती है। यूरी भी कहती है कि वो और नए दोस्त बनाना चाहती है। उनके जवाब सुनकर सूजी का दिल भी पिघलने लगता है। इधर फील्ड में योंडा मिराई पर व्हाइट एरो एम करके शूट करता है, लेकिन इस बार साकी उसे बचा लेती है, जिसे वहां देखकर योंडा सूजी पर गुस्सा होता है। लेकिन वो बताता है कि वो अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तभी योंडा के पीछे यूरी आ जाती है जो उस पर व्हाइट एरो से शूट करती है, लेकिन नेसे योंडा को बचा लेती है क्योंकि वो जानती है कि मिराई और लोगों की मौत नहीं सह सकता। वो पहले ही अपने काफी दोस्तों को खो चुका है। ये बोलते ही नेसी को फिर से स्पेशल रैंक एंजल में प्रमोट कर दिया जाता है। जो लोग ये सब देख रहे थे उन्हें अभी भी समझ नहीं आता कि गॉड कौन बनने वाला है, लेकिन सूजी सबके सामने आता है और बताता है कि वो गॉड बनने के लिए रेडी है क्योंकि इसके बाद वो अर्थ पर ही रहेगा, तो इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए क्या होगी। अभी कैंडिडेट्स एंजल को बताते हैं कि सूजी के गॉड बनने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सूजी भी उनसे प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा गॉड बनने की पूरी कोशिश करेगा। सूजी अपने विंग्स को ओपन करके एंजल के बीच में जाता है। सभी एंजल्स उसे अपने विंग से कवर करते हैं और वहां पर एक ब्राइट लाइट शो होती है और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ का न्यू गॉड सूजी है। सूजी बताता है कि वो अर्थ के सभी ह्यूमंस के दिमाग से कैंडिडेट्स और एंजल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन गॉड कैंडिडेट्स को ये बात हमेशा याद रहेगी। सूजी मिराई और साकी को लास्ट गुड बाय बोलता है और सभी एंजल्स के साथ हेवन चला जाता है। योंडा अभी भी बोलता है कि वो गॉड में नहीं मानता, लेकिन वो कोशिश कर सकता है। यूरी बताती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि सूजी ने उससे उसकी पावर वापस नहीं ली है, लेकिन मिराई और साकी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ स्माइल करते हैं। कुछ सालों के बाद जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट डे था, तब साकी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो बहुत जल्द मिराई से शादी करने वाली है। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त हैरान होते हैं, लेकिन वो साकी के लिए काफी खुश भी थे। इसके बाद एक दिन मिराई जाकर साकी के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगता है और साकी के पेरेंट्स भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और बस कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी में सूजी भी अपने विशेष देता है, लेकिन उसी पल उसे रियलाइज होता है कि दुनिया अभी भी बराबर नहीं हुई है, लोग अभी भी दुखी हैं। ये देखकर सूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने एंजल से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को बोलता है, लेकिन उसके जाते ही वो एक एक करके सभी एंजल को इरेज कर देता है। आखिरकार सूजी वही करता है जैसा उसने बोला था। उसने दुनिया को इक्वल करने के लिए गॉड को मार दिया है, जिसके बाद एक एक करके सभी ह्यूमन वैनिश होने लगते हैं। ये देखकर मिराई और साकी समझ जाते हैं कि यही अंत है, लेकिन वो अपने आखिरी पलों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।